हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम अपना सीरीज का तीसरा चैप्टर, जो टारगेट फुल मार्क्स सीरीज है, उसका तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु चैप्टर करने वाले हैं। तो इसमें हमको धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ना है, इनके भौतिक रासायनिक गुण पढ़ने हैं और इनके रासायनिक गुण में ही आ जाते हैं इनके रिएक्शंस, तो इनके रिएक्शन पढ़ने हैं। अब धातु क्या होती है और फिर अधातुएं क्या होती हैं, तो जो भी हमने पढ़ा है तत्व जो होते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल में जो हमको मिलते हैं उसमें तीन तरह के तत्व मिलते हैं, धातुएं मिलती हैं, अधातुएं मिलती हैं और मेटालॉइड्स मतलब उपधातुएं मिलती हैं। तो यहाँ पे अब धातुएं क्या होती हैं, तो जब पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक टेबल का, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रीजन है इधर, ये सभी धातुएं होती हैं, और यहाँ पे एक जिगजैग लाइन हमको मिलती है, ये होता है मेटालॉइड मतलब उपधातुएं होती हैं, और बाकी इसके उस तरफ जितने भी होते हैं ये सभी अधातुएं होती हैं। मतलब और इन धातुओं की खास बात क्या होती है, इनके जो संयोजी कोष होते हैं उस संयोजी कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जिसमें 1, 2, 3 आएगा वो क्या होगा, वे धातुएं होंगी, और जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 तक आएगा वो सभी अधातुएं होंगी। तो इस तरह से हम कुछ धातुओं और अधातुओं को पहचानते हैं। अब धातुओं और अधातुओं में कुछ पहले धातु का ही देख लेते हैं। इसमें कुछ गुण होते हैं धातुओं के, कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल विशिष्ट होता है। तो वो गुण कौन कौन से होते हैं, तो जो धातुएं होती हैं उनको पीटने पे वो एक अलग तरह की आवाज करती है ना, जैसे लोहा है तो उसकी आवाज से हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये एक धातु है, या कोई भी धातु रहेगा तो उसकी आवाज अलग होगी बिल्कुल। उस गुण को उसकी सोनोरिटी या उसकी ध्वनिक बोलते हैं। जो धातुएं होती है वो ध्वनिक होती हैं, इसका मतलब वो एक उसको पीटने पे एक बहुत मतलब एक आवाज आती है। तो ये गुण होता है धातुओं का। और क्या गुण होता है, तो अधातवर्धनीयता, जिसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो मतलब कोई एक धातु का टुकड़ा है और उसको हम पीट कर एक चादर बना सकते हैं, उसकी एक सीट बना सकते हैं। इस गुण को अधातवर्धनीयता बोलते हैं। और धातु का क्या गुण होता है, तो कौन कौन से गुण आते हैं हमारे धातुओं में, इधर इस रीजन में जो भी आएंगे वो क्या हो जाएंगी, वो धातुएं हो जाएंगी। अब धातुओं के गुण देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। धातुओं के गुण, तो पहला हो गया ध्वनिक। धातुएं ध्वनिक होती हैं, मतलब एक विशेष तरह की आवाज होती है इसमें। और क्या होती हैं, और ये तन्य होती है ना, तन्यता का गुण होता है धातुओं में। तन्यता का होती है जब भी किसी मतलब धातु का कोई भी तार बनाया जा सकता है, और ये तार बनाने का जो गुण है इसी को तन्यता बोलते हैं। तो हम किसी भी धातु का तार बना सकते हैं और उस गुण को तन्यता बोलते हैं। और अधातवर्धनीयता क्या होती है, अधातवर्धनीयता किसी भी धातु का एक चद्दर बना देना, है ना, एक सीट बना देना, उसको हम बोलते हैं अधातवर्धनीयता। हम लकड़ी का तार नहीं बना सकते हैं, है ना, कि उसको पीट करके फिर उसका तार बना दें, या कोई भी नॉन मेटल है, कोई भी अधातु है तो उसका तार नहीं बन सकता। या तो अधातवर्धनीयता या तन्यता। अब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक धातु है कि अधातु है, क्योंकि प्लास्टिक का तार तो बना सकते हैं हम, तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फिजिकली उसको चोट मार करके, है ना। तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक का है जो वो नॉन मेटल ही होता है, ये आपको याद रखना है ना, अधातु ही होता है। वो दूसरी बात हो जाती है कि तार हाँ मतलब पीट के बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भंगुर होता है, टूट जाएगा पीटने के बाद। लेकिन जो धातुएं होती हैं और
धातु क्यों नहीं होता तार अगर हम बना सकते हैं? तो क्या वो ध्वनिक होता है? उसकी आवाज क्या धातुओं जैसी होती है? नहीं होती है। और क्या वो विद्युत का या फिर ऊष्मा का चालक होता है? तो नहीं होता है। लेकिन ये सारे गुण धातुओं में मिलते हैं, इसलिए हम उसको धातु की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं एक गुण मिलने की वजह से। तो अधातु वर्धनीयता और सोनोरिटी मतलब एक विशेष आवाज होती है ये। अच्छा, ध्वनिक तो हो गया, सोनोरिटी और क्या एक धात्विक चमक होती है उसमें। तो जो भी धातुएं होती हैं एक विशेष तरह की उसमें चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक बोलते हैं, और ये सभी धातुओं में होती है। तो ये सारे धातुओं के गुण हो गए। और क्या होता है अब अधातुओं में? क्या क्या होता है? ध्वनिक तो वो नहीं होती हैं, धातुओं की जैसे आवाज अधातुओं की नहीं होती है। और तन्यता क्या होती है? तो नहीं होती है धातुओं में। अधातु वर्धनीयता होती है, ये भी नहीं होती है। और धात्विक चमक होती है, अधातुओं में नहीं होती है। और ये कैसे होते हैं? ये तन्य होते हैं जो धातु होते हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं। इसका मतलब अगर उनको पीटा जाएगा तो वो टूट जाएंगी। तो ये डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है धातु और अधातु में। और ये होते हैं धातुओं के गुण, तन्यता और अधातु वर्धनीयता, धात्विक चमक और ध्वनिक। और एक होता है चालकता। अब चालकता दोनों किया जाती है, विद्युत की भी और ऊष्मा की भी। तो जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, अधातुएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसीलिए जहां मतलब किसी भी धातु का बर्तन हो या फिर कुकिंग पॉट जो भी हो, उस पे जो हत्था लगाया जाएगा, हैंडल लगाया जाएगा, वो अधातु का ही होता है, चाहे वो लकड़ी का होगा या फिर प्लास्टिक का होगा, क्योंकि ऊष्मा का चालन वो करेगा नहीं और जिससे हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो हाथ हमारे सेफ रहेंगे। तो ये सभी गुण होते हैं धातुओं के। ये तो भौतिक गुण हो गए इधर जितने हैं। धातुओं के हमको रासायनिक गुण पढ़ने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो क्या क्या होते हैं? अब अधातु वर्धनीयता, अब मुझे लगता है कि सबको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ध्वनिक, धातुओं में एक आवाज होती है जिसको हम उसी को ध्वनिक बोलेंगे, एक विशेष तरह की आवाज होगी। और तन्यता क्या होता है? धातु, किसी भी धातु का तार बनाया जा सकता है और धातु के इस गुण को तन्यता बोलते हैं। अधातु वर्धनीयता, किसी भी धातु को पीट करके एक सीट उसकी बनाई जा सकती है, एक चादर बनाई जा सकती है, उसको हम, उस गुण को अधातु वर्धनीयता बोलते हैं। और धात्विक चमक, जो लस्टर होता है मेटल्स में, वो होता ही होता है। और चालकता, तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ये सभी धातुओं के भौतिक गुण हैं। अब रासायनिक गुण देखते हैं क्या होते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण में क्या आएंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब धातुओं का वायु में दहन होता है ना, जब धातुएं वायु की उपस्थिति में जलती हैं, तब क्या क्या फॉर्म होता है, क्या क्या बनता है। तो पहला रिएक्शन हमारा यही होने वाला है, जब धातुएं वायु की उपस्थिति में जलती हैं तो क्या होता है। तो जब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जब भी कोई धातु वायु की उपस्थिति में जलेगी तो वो उसका ऑक्साइड बनेगा। एनसीईआरटी में जो पहला एक्सपेरिमेंट दिया गया, पहला जो एक्टिविटी दी गई है वो इसी पे दी गई है। मैग्नीशियम का हमको एक रिबन लेना है और इसको क्या करना है, उसको फिर रगड़ के साफ करके फिर क्या करना है, उसको जलाना है और फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस होता है, यही रिएक्शन होता है मेटल का एयर के प्रेजेंस में जब वो जलता है तब के लिए। और अगर हम एग्जांपल देखें तो सोडियम है, इसका भी वायु में जलन होगा, जलेगा वायु में तो सोडियम ऑक्साइड ये भी बना लेगा। इस तरह से ये धातुओं की धातुओं का कंबशन होता है एयर के, मतलब धातुएं जलती हैं वायु की उपस्थिति में। तो ये सारे रिएक्शंस हैं। अगर और ज्यादा इसका डिटेल आपको चाहिए तो जो अगली हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे साइंस क्लास की,
वहां पे जाके आप डिटेल में वहां पे आपको मिलेगा। यहाँ पे ये रिवीजन है, इसलिए हर एक चीज पूरी पहले के जैसे नहीं बताई जा सकती। आपको सारे टॉपिक्स एक बार आपको पॉलिश कर दिए जाएंगे कि वो आप ब्रेन जो है आपका वहां तक चला जाए, सारे टॉपिक्स क्लियर रहे, है ना। अगर मान लीजिए हो सकता है कुछ चीजें ना पता हो, एकदम बिल्कुल से ना पता हो, तो आप वहां पे प्लेलिस्ट में जा करके फिर से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी ये तो बस एक क्विक रिवीजन है उस पूरे चैप्टर का, क्योंकि आधे घंटे या फिर 45 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल काम है। तो दूसरा जो रिएक्शन है हमारा, पहला हो गया जब धातुएं वायु की उपस्थिति में जलती हैं तब क्या होता है। अब जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है, तो अब उससे पहले हम देख लेते हैं एक विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पिछले चैप्टर में भी हो चुका है कि धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है ना। मतलब ऊपर सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है और फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाते सक्रियता उनकी घटती जाती है। इससे जो हमको श्रेणी मिलती है उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। और उसमें जो अरेंजमेंट है तत्वों का वो कुछ इस तरह से है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये कॉपर, ये हाइड्रोजन, और यहां पे लेड, हाइड्रोजन। ये सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहां पे क्या होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, मतलब ज्यादा सक्रिय होगा। तो यहां पे इनकी सक्रियता आपको पता होनी चाहिए, इससे हम तभी विस्थापन अभिक्रिया कर सकते हैं। और अभी जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो उसके लिए भी हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होंगे, ज्यादा मतलब उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा होगी, और जैसे से नीचे जाते जाएंगे उनकी सक्रियता घटती जाएगी। तो जो हमारा दूसरा रिएक्शन है, जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, तो जल में जलती नहीं, जल से अभिक्रिया करती हैं, तो क्या होता है, तो जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं वो तो ठंडा पानी अगर उनको मिल जाए तब भी वो रिएक्ट कर जाएंगी। अब ऊपर जो ज्यादा होंगी वो क्या होंगी, वो ज्यादा एक्टिव होंगी। तो उसमें से ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये ठंडे पानी से नॉर्मल रिएक्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए हमको पानी को गर्म करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा सक्रियता उसकी घट जाती है। और फिर उसके बाद इधर के जो है एल्यूमिनियम, जिंक और इधर ये आयरन तक, ये क्या करते हैं, ये जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं। और फिर उसके बाद इधर के जो हैं लेड से लेकर के ये सभी रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इनकी सक्रियता इतनी कम हो जाती है। तो जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो ये नॉर्मल रिएक्ट करेंगी कोल्ड वाटर से, और फिर उसके बाद ये हॉट वाटर से, और फिर ये वाटर वेपर से। ये चीज याद रखनी है हमको। तो सबसे पहले जब धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं तो ठंडे जल में क्या क्या मिलेगा हमको, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये इनका रिएक्शन। तो जब धातुएं, मतलब हम किसका, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का देखेंगे, तो ये नॉर्मल बस ठंडे जल से ही अभिक्रिया करेंगे। और इसमें हमको याद क्या रखना है कि जब भी धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। और पहले तो हाइड्राइड पहले, और जो पानी में घुल सकता है ना, मतलब पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और ऑक्साइड बनाएगा, और जो ऑक्साइड पानी में घुलने वाला होगा तब वो हाइड्राइड बना लेता है। तो ये रिएक्शन को दो प्रोसेस में हम लिख सकते हैं। पहली बात तो हमको ये याद रखना है
कि मेटल का ऑक्साइड कौन सा पानी में घुल सकता है और कौन सा नहीं घुल सकता है ना। तो जो घुल जाएगा उसमें रिएक्शन तो वहीं नहीं रुकेगा, और जो नहीं घुल सकता है उसमें रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो धातुओं की जल से अभिक्रिया एक स्टेप में भी होती है और 2 स्टेप में भी होती है। एक स्टेप में कब होगी, एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। पोटेशियम है और वाटर है, तो ये क्या पहले बनाएगा, पहले तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। तो ऐसा कुछ रिएक्शन होने वाला है। और यहां पे ये रिएक्शन, अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब यहां पे क्या होता है, ये धातुएं इतनी ज्यादा सक्रिय होती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और ये क्या होती हैं, ये उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, मतलब हीट एक अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, और हाइड्रोजन गैस बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, बहुत ही ज्वलनशील है, मतलब जो जरा सा आग पाएगा तुरंत पकड़ लेगा। तो जब पानी मिलाया जाता है, यहाँ पे हमारे पास अगर सोडियम हो तब भी, और वाटर है, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं है, मतलब उष्मा निकल रही होती है इसमें से, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो उष्मा है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों जल जाएंगे तुरंत मिलकर। इसीलिए सोडियम ये हो या फिर पोटेशियम, ये दोनों जब पानी में डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जल जाते हैं। रीजन इसका हाइड्रोजन गैस का बनना, और अगर इसको बैलेंस करना तो ये भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पे कैल्शियम एक बच रहा है। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आग नहीं पकड़ता है, लेकिन जब कैल्शियम को पानी में डुबो दिया जाता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो इसमें भी होगी, और वही हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के सरफेस के ऊपर बुलबुले के फॉर्म में जमा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। और जब ये बुलबुले के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा कैल्शियम, जैसे ये कैल्शियम है, एक वायु के बुलबुले का एक पूरा परत बन जाएगा कैल्शियम और पानी के बीच में, जिसकी वजह से ये उसको क्या करता है, ऊपर उठाए रखता है, तैरता रहता है कैल्शियम। तो ये वजह होती है जिससे कैल्शियम तैरता रहता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं होते हैं। अब पोटेशियम ऑक्साइड हो चाहे सोडियम ऑक्साइड हो, ये पानी में घुल सकते हैं, और जब भी पानी में घुलता है कोई भी ऑक्साइड तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, एक हाइड्रोजन उसके साथ और मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को अगर पूरा कंप्लीट करना है तो ये कुछ ऐसा आगे चल के कंप्लीट होगा। ये पोटेशियम ऑक्साइड और प्लस फिर इसके साथ वाटर, और ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जो भी यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे हैं इक्वेशन, जो भी और से अगर अलग प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो बनेंगे। और इसको अगर और अगले स्टेप में कंप्लीट करना है तो ये यहाँ पे दिया गया है, सोडियम ऑक्साइड है Na2O प्लस, और जल की अधिकता में अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन हाइड्रोक्साइड वही बनाएगा जो ऑक्साइड पानी में घुलने लायक होगा, पानी में जो घुल सकता होगा वही होगा। तो ये रिएक्शन रहा जो कि हाईली एक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थोड़ा सा कम एक्टिव होता है, इसलिए इसको पानी गर्मा के देना पड़ता है, तो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। तो इसका भी रिएक्शन देखते हैं। तो मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, और ये भी क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलता नहीं है, तो ये एक मतलब एक पाउडर के जैसा उसके नीचे बैठा रहेगा, या अगर घुलता होगा तो ऑक्साइड बना लेगा।
घुल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में घुल जाता है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम का रिएक्शन रहा, इसके लिए पानी को क्या करना पड़ेगा, पानी गर्म होना चाहिए, तो ये मैग्नीशियम का रिएक्शन रहा। फिर उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ये और इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो जब और कम एक्टिव हो जाएंगे ये, तो इनको और पानी गर्म करके देना पड़ेगा। तो यहाँ ठंडा पानी था, यहाँ पे गर्म पानी था, अब पानी गर्म हो गया तो और गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, तब ये रिएक्ट करेगा। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये सभी जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं, वाटर वेपर से, क्योंकि एक्टिविटी थोड़ी घट जाती है। अब उसके बाद ये आयरन से नीचे आते हैं लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब। तो ये अब पानी को भाप बना दिया, इससे ज्यादा तो अब उसमें हीट दे नहीं सकते हैं, भाप से ज्यादा तो अवस्था परिवर्तित होगी नहीं किसी भी तरह से। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, पानी चाहे जैसे दिया जाए, है ना, मतलब ठंडा पानी, गर्म पानी, भाप दो, कुछ भी नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इतने कम ये रिएक्टिव होते हैं। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट करते हैं जलवाष्प से, मैग्नीशियम गर्म पानी से, और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये मेटल्स का रिएक्शन रहा वाटर के साथ में। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पहला वायु की उपस्थिति में जलते हैं तब, और दूसरा पढ़ा जल के साथ अभिक्रिया। अब तीसरा पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये कल के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, आज फिर से पढ़ेंगे। अब जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, यही बना लेते हैं थोड़ा सा। तो जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो कल का चैप्टर जिसने पढ़ा हो, थोड़ा अगर उसको याद हो तो कुछ बताए हमको। महेश बोल दो, सुन लेंगे। नहीं बोलोगे? देखो तो धातु में अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बताया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, करते हैं रिलीज। कोई भी मेटल Na+ HCl, यही एग्जाम्पल शायद तब भी लिया था, आसान है तो यही ले लो। NaCl बना लेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 निकल जाएगा आराम से उधर से। तो ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ मतलब धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी धातु है, अब इसमें एक अपवाद होता है, वो भी याद रखना है कि अम्ल नाइट्रिक नहीं होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही हाइड्रोजन रिलीज करता है, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं रिलीज करता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, बात सही है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी, लेकिन वो अम्ल नाइट्रिक अम्ल नहीं होना चाहिए। अगर नाइट्रिक अम्ल होगा तो धातु मैग्नीशियम और मैग्नीज ही होनी चाहिए, तभी रिलीज करेगा, नहीं तो वो पानी बन जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको वो उसका ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे वो पानी हो जाता है, H2O बन जाता है। तो इसलिए तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, और HNO3 क्या होना चाहिए, HNO3 ये स्पेशल केस है, ये याद रखना पड़ेगा हमको, है ना। ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही, बस इतना याद रखना है, और बाकी कोई भी रहेगा हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा HNO3 के लिए, और बाकी इधर तो सब फिट है। तो ये रिएक्शन होता है धातुओं का
अम्ल के साथ। अब धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं? अच्छा, इधर इतना हो गया। अब धातुएं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं? तो एक दो तीन लास्ट में जिनके आते हैं, जिनके संयोजी कोष में, वो धातुएं होती हैं, और 4 5 6 7 8 इधर वाली अधातुएं होती हैं। अब धातुओं और अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होता है, जिसकी वजह, और जब दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है, तब वो आयनिक यौगिक बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके। तो ज्यादातर ये धातुएं और अधातुएं जो बनाते हैं वो आयनिक यौगिक ही बनाते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो वे यौगिक जो आयनों के बीच विद्युत स्थिर विद्युत बल की वजह से उनके बीच में बंध बना रहता है, उसको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब जो विद्युत मतलब आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बंध, वो काफी मजबूत होता है। तो इसका मतलब जो दोनों परमाणु होंगे वो बहुत ही तेजी से टाइटली बंधे होंगे, और इस बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं, वो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। तो जब धातुएं अधातुओं से अभिक्रिया करती हैं, अधातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं, तब क्या होता है? तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। तो ये रिएक्शन रहा धातुओं और अधातुओं का आपस में किस तरह से ये अभिक्रिया करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इसमें कि जब धातुएं दूसरे धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है। तो ये पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि जब धातुएं किसी दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती हैं जो कि उससे कम सक्रिय है, तो वो उसको विस्थापित कर देती हैं। मतलब ज्यादा सक्रिय धातु कम सक्रिय वाली धातु को विस्थापित कर देती है, तो विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हमने देखा है कब, जो हमारे पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, अभी जो इसके पहले लिखा गया था, तो इसमें जो ऊपर होगा, मतलब जो पहले पढ़ रहा होगा, वो ज्यादा एक्टिव होता है, वही हटाता है किसको? कम रिएक्टिव वाले को। एग्जाम्पल अब देखते हैं, हमारे पास आयरन सल्फेट है और जिंक से ये अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस आयरन बना लेगा, आयरन अलग हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया होती है जब धातुएं दूसरे धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया करती हैं तब। और एग्जाम्पल अगर इसका लिखना हो तो जो भी ज्यादा एक्टिव एलिमेंट हो, है ना, मतलब इसमें कैल्शियम का हम ले सकते हैं जो भी, तो जिंक, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट, और मतलब ये वाला जो रिएक्ट कर रहा है वो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। यही रिएक्शन अगर इस तरह से दे दिया जाए कि आयरन है इधर और प्लस जिंक सल्फेट है, तो क्या ये कोई रिएक्शन होगा यहाँ पे? तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयरन कम सक्रिय है जिंक से, तो ये इसको हटा के नहीं बैठ सकता वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जो भी रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं जो भी होती हैं, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनके स्थान के आधार पर होती है ना, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा एक्टिव होगा। तो ये धातुएं और दूसरे धातुओं के जो लवण है उनके साथ अभिक्रियाएं हैं। अगला यहाँ पे हमारा रिएक्शन है
मेटल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, धातु अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेटल या जो धातु और अधातु है वो आते कहां से हैं? तो धातुएं हमको जमीन से मिलती हैं। तो जमीन से जब भी ये मिलती हैं तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती हैं, ये खनिज मतलब मिनरल्स के फॉर्म में मिलती हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं या फिर खनिज क्या होते हैं? तो ये इसमें जैसे हमारे पास लोहे का अगर खनिज है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें लोहे की मात्रा होगी, लोहा नहीं रहेगा, लोहे की मात्रा रहेगी और उसमें ढेर सारी अशुद्धियां रहेंगी, उसमें से हमको लोहा निकालना पड़ता है। तो बहुत ढेर सारे हमारे पास खनिज होते हैं, लोहे के हो सकते हैं, तांबे के हो सकते हैं, कॉपर के, है ना, चांदी का, तो इस तरह से एल्यूमिनियम का। तो जब खनिज से हमको निकालना होता है तत्वों को, तो हम उसमें से बेहतरीन सिलेक्ट करते हैं कि किसमें से हमको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो तत्व या वो धातु मिल जाएगा, उसको हम अयस्क बोलते हैं, जिसमें से ज्यादा अमाउंट में हम निकाल सकते हैं। खनिज ढेर सारे होंगे, है ना, ढेर हमारे पास एक ये मान लेते हैं एग्जाम्पल कि एक हमारे पास एक खनिज है जिसमें से हमको लोहे का कुछ अमाउंट मिलने वाला है, उतना ही खनिज दूसरा रखा है, इसमें से ज्यादा लोहा मिलेगा क्योंकि मात्रा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, तो हम किसमें से निकालेंगे? इसमें से निकाल लेंगे। तो जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट होता है उसको हम अयस्क बोल देते हैं। तो सारे खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते, लेकिन सारे अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, है ना। कहने का क्या मतलब है? मतलब ये और ये लोहे का एग्जांपल लेके चलते हैं, मतलब इसमें लोहे के कुछ अमाउंट हैं और ढेर सारी अशुद्धियां हैं, बहुत ज्यादा। इसमें लोहे कम थोड़ी अशुद्धियां हैं और इसमें बहुत ज्यादा लोहा है, अशुद्धियां और भी कम है। तो अगर हमको लोहा निकालना होगा तो हम इस तरह का ढूंढेंगे, और इस तरह का ढूंढेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन अब इसमें लोहे का अमाउंट ज्यादा है सबसे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि हम निकाल इसी से रहे हैं तो इसको अयस्क बोल देंगे। तो तो ये तो खनिज तो था पहले, है ना, अयस्क हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये अयस्क है? तो इसको अयस्क नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए सारे जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट इसमें टॉपिक बच रहा है संक्षारण, और इस बार ये जो तत्वों का एक्सक्रीशन है, मतलब तत्वों का एक्सट्रैक्शन, ये सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। तो अगला लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा संक्षारण। अब ये संक्षारण क्या होता है? तो जब भी तत्वों को, क्योंकि तत्व ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो जब भी तत्वों को खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो ये वातावरण में उपस्थित नमी, आर्द्रता और जलवाष्प, इन सबसे अभिक्रिया करके संक्षारित होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे लोहे में जंग का लगना, वो भी क्या एक संक्षारण है। तो जब धातुओं को खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो ये वातावरण में उपस्थित जलवाष्प, नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित होने लगते हैं। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। और एक एग्जाम्पल है इसका, लोहे में जब संक्षारण होता है तो उसको हम जंग लगना बोलते हैं। ऐसे और भी सारे एलिमेंट्स का, और भी सारे मेटल का होता है। तांबे का, तो तांबे का जब हम देखेंगे तो तांबे में हरे परत जम जाते हैं ऊपर, तो वो भी उसका संक्षारण है। जंग तो नहीं लगता, लेकिन हरी जो लेयर जम जाती है तो वो संक्षारण ही होता है। तो सारे तत्वों के लिए संक्षारण बोला जाएगा, लोहे के लिए उसको जंग लगना बोल देते हैं, संक्षारण भी बोल सकते हैं। तो ये संक्षारण होता है। और संक्षारण से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो संक्षारण ना हो, संक्षारण तभी होता है जब कोई मेटल एयर के या ओपन इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको कांटेक्ट काट सकते हैं। अब ये कांटेक्ट खत्म कैसे होगा? तो हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। ओपन इन्वायरमेंट से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो
कोरोड नहीं होगा, मतलब संक्षारित नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, उस पे ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, जिससे एयर का कांटेक्ट मतलब वायु का संपर्क जो होगा वो नहीं बना रहेगा। तो ये सब बचने के तरीके होते हैं ना, ऑयलिंग कर दे, ग्रीसिंग कर दे, पेंट कर दें, ये सब संक्षारण से बचाने के तरीके होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। इसमें हमको कुछ क्वेश्चंस देखने प्रीवियस ईयर के, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। ये 2014 और 17 में आया एक बार। और अयस्क खनिज को उदाहरण देकर समझाइए। हाँ, यही खनिज और अयस्क। तो जिस अभी यहाँ पे तुरंत अभी कंप्लीट हुआ है कि खनिज क्या होते हैं, जिनमें जो हमको तत्व निकालने हैं उसमें अगर कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, अशुद्धियां रहेंगी और वो तत्व भी रहेगा, उसको खनिज बोलेंगे। लेकिन जिससे हम निकाल रहे होंगे उसको हम अयस्क बोलते हैं। तो ये अंतर होता है खनिज और अयस्क में। और आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं। क्यों? जो ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कुचालक होते हैं, क्योंकि जब जल में इनको घोल दिया जाता है या किसी घुलित अवस्था में, तो इसमें इसके आयन क्या होते हैं, आपस में मूव कर रहे होते हैं उस विलयन के अंदर, जो कि आवेश वाहक का काम करते हैं, जिसकी वजह से इसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। तो आयनिक यौगिकों में। और भर्जन और निस्तापन में अंतर एक लिखना है। और कुछ एमसीक्यू हैं। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो अधातुएं ज्यादातर, मतलब सारी अधातुएं अधिकतर विद्युत की कुचालक ही होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है। तो ये बात याद रखनी है कि ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है। और एक यही संचारण के ऊपर क्वेश्चन आया था कि संचारण की व्याख्या कीजिए और संचारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो अभी ये तुरंत खत्म हुआ है। एक एमसीक्यू है कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है इसके, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम और नियॉन। तो इसका आंसर आप लोग को बता देना चाहिए कौन सा है, कि कौन सी जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम और नियॉन। कौन सा? शायद आपको पता हो, शुरुआत में ही बताया गया जल के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम इसमें होगा, क्योंकि वो कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों ठंडे जल से अभिक्रिया कर ले जाते हैं। और कांसा का एक बार वो जरा देख लीजिएगा, जो मतलब जिन से मिला के बनाया जाता है ना, जस्ता होता है और जिंक और कॉपर से मिला के बनाया जाता है। परसेंटेज देख लीजिए कितना कितना होता है। और बाकी कुछ रिएक्शंस लिखने हैं हमको। उसमें से पहला है कि इन अभिक्रियाओं को, मतलब सेंटेंस दिया गया उसके बैलेंस इक्वेशन लिखने हैं। तो पहला दिया गया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक दानों के साथ अभिक्रिया करता है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल HCl है और ये जिंक के दानों के साथ, जिंक ग्रैन्युल्स या जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होगा, इसका रिएक्शन बताना है हमको। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, धातु है ये और ये अम्ल है। तो जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस इधर निकाल देते हैं हम, इधर उड़ गया वो, बचा क्या, ZnCl2। तो ये रिएक्शन होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड
रिएक्ट करता है जिंक के साथ में। और दूसरा रिएक्शन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूड़ के साथ अभिक्रिया करता है। बिल्कुल सेम, ये भी एल्यूमिनियम HCl है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये भी मेटल है, धातु है, और ये अम्ल है। तो क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2, हाइड्रोजन रिलीज होगा। बैलेंस अगर करना है तो यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं, और यहाँ पे 2, ये 2 और ये 3। इस तरह से बैलेंस किया जाएगा, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से। पहले चैप्टर में हो चुका है, इसलिए डायरेक्ट इसको लिख दिया। और फिर उसके बाद अत्यंत तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ये लास्ट का रिएक्शन था, है ना। HCl जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ में, तो तब भी हाइड्रोजन ही रिलीज होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। तो ये रिएक्शन होता है। तो ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल का एक क्विक रिवीजन रहा। ज्यादा से ज्यादा आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। और बाकी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करते रहिए। और भी कई सारी चीजों पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस कंफ्यूजन को अगर आपको खत्म करना है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में, है ना, जो साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप क्लियर कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं क्लियर हो रहा है, तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। थैंक यू।